पीएम मोदी देश के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ उठने वाले हर आवाज को वो बंद कर देंगे। लेकिन विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर ही निशाना साधने में लगे हुए हैं। विपक्ष को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। वहीं बीजेपी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि देश के संसाधनों पर देश के लोगों का ही हक रहे। लेकिन विपक्ष के समर्थक और प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या और घुसपैठियों के समर्थन में वकालत करने पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका ही लग रहा है। वहीं अब असम में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने उन लोगों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों ने अवैध विदेशी घोषित किया है। असम सरकार इन लोगों को भारत बांग्लादेश के बीच नो मैंस लैंड में वापस डंप कर रही है। अब तक ऐसे 49 लोगों को डंप किया जा चुका है। 27 और 29 मई को पश्चिमी और दक्षिणी असम के कम से कम 49 ऐसे घोषित विदेशी नागरिकों को वापस डंप कर दिया गया। वहीं इस मामले पर कम से कम 3 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपने परिवार के सदस्यों का पता लगाने और चल रहे अभियान को रोकने की मांग की है। वहीं हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी पुश बैक कार्रवाइयां होगी। मतलब अब चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी सरकार की इस कार्रवाई से अगर आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि इस तरह की कार्रवाई को लेकर जनता बीजेपी और पीएम मोदी के साथ है। वहीं राहुल गांधी के लिए कोर्ट से बुरी खबर आई है। पुणे की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की मां की वंशावली से जुड़ी जानकारी मांगी थी। यह मामला वीडी सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक भाषण पर आधारित मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। अदालत ने पाया कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से अस्थायी छूट दी गई है और उनके द्वारा मामले को टालने के कोई ठोस सबूत नहीं है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी वीर सावरकर के मामले पर घिर गए हैं। कोर्ट से उन्हें झटका ही लग रहा है। वह इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के बड़े नेता ही राहुल गांधी और पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, पीएम मोदी के कामों की बौखलाहट कांग्रेस में साफ नजर आती है। पीएम मोदी देश के लिए फैसले ले रहे हैं और देश को मजबूत बनाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कुंठा में इस तरह से ग्रसित हैं कि वो उलझुल बयान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने खुलासा कर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। कांग्रेस के नेता जो वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। दर्शकों, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के बनाए गए ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक पर ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस पार्टी बिफर गई। थरूर जिस तरह से मोदी सरकार के कामों की वाहवाही कर रहे हैं, कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। शशि थरूर को चाहे उन्हें कूटनीतिज्ञ कहें जो अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना जानते हैं या फिर राजनेता कहें जो अपनी पार्टी के विपरीत कूटनीतिक रुख अपना सकते हैं। कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद रहे थरूर कांग्रेस के लिए एक असहज वास्तविकता रहे हैं। थरूर ने वो सब कुछ किया है जिसकी पार्टी में अनुमति नहीं है। उन्होंने एलडीएफ सरकार की प्रशंसा करके अध्यक्ष पद के लिए हाईकमान द्वारा चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती दी और अब ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी और बीजेपी की सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर खुलेआम उन पर निशाना साधने के बावजूद थरूर केरल और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए अपरिहार्य बने हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता, खासतौर पर तब जब उनके गृह राज्य केरल में चुनाव होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को घेरते हुए कहा गया कि मनमोहन सरकार के वक्त में भी इसी तर्ज पर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन कभी भी उसका ढिंढोरा नहीं पीटा गया। कांग्रेस वर्सेस शशि थरूर की लड़ाई अभी चल रही थी कि इस पर बीजेपी की तरफ से भी एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया। बीजेपी ने अप्रैल 2018 में डीजीएमओ की आरटीआई के जवाब को हथियार बनाया, जिसके अनुसार दावा किया गया था कि 29 सितंबर 2016 से पहले पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये आरटीआई जम्मू के कार्यकर्ता रोहित चौधरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 2004 से 2014 के बीच सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी मांगी गई थी। डीजीएमओ के जवाब ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यूपीए के समय कई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने 2019 में 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे किए। इस दौरान 19 जून 2008, 30 अगस्त, 1 सितंबर 2011, 6 जनवरी 2013, 27-28 जुलाई 2013, 6 अगस्त 2013 और 14 जनवरी 2014 की
की तारीखें भी दी गई थी। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि मनमोहन सिंह के वक्त कई सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, लेकिन इन्हें वोट के लिए प्रचारित नहीं किया गया। हालांकि डीजीएमओ की आरटीआई ने इन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल एसडीएस जस्टरोटिया ने ये कहा कि 29 सितंबर 2016 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक का कोई डेटा ही नहीं है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की झूठ की आदत करार दिया। वहीं पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि मेरे कार्यकाल के दौरान कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस हर नेता अलग अलग संख्या 2, 6 और 10 बताता है, जैसे अकबर रोड से सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों ने आरटीआई का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि मनमोहन के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस पोस्ट पर कई तरह के रिप्लाई आए, जिसमें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पाकिस्तान के अंदर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा दिया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक यूपीए की सरकार में साल 2004 से 2014 तक कुल 6 बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। पोस्ट किस जगह ऑपरेशन किया गया और कब किया गया, इसकी जानकारी भी देता है। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सबूत के तौर पर उन्होंने न्यूज चैनल की वीडियो क्लिप का लिंक दिया था। उन्होंने कहा कि शशि थरूर का ये बयान सरासर गलत है कि 2015 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पहली बार सेना ने एलओसी पार की थी, लेकिन डीजीएमओ की आरटीआई रिपोर्ट कांग्रेस के इन दावों को खारिज करती है। एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेता देश हित के मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा मिल रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के बयानों से तिलमिलाए जा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर अलग ही तरह का संग्राम चल रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सुन नहीं रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गोभी और बाकी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं आम। लगता है राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में बेगाने होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता पीएम मोदी की नीति, रणनीति और कूटनीति से प्रभावित नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया और विश्व को बताया कि कैसे पड़ोसी देश आतंक का पनाहगार बने हुए हैं, कैसे उसने कश्मीर में दशकों तक भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया और उस समय की सरकार मूक दर्शक बनती देखती रही। धारा 370 का राहुल गांधी ने खूब विरोध किया था, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के लोग धारा 370 हटाने की तारीफ कर रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी अब पार्टी सांसद शशि थरूर की राह पर चल निकले हैं। थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार की तारीफ की। खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने और केंद्र सरकार के इस फैसले की खूब सराहना की। खुर्शीद के बयान के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी ने इसके साथ ही सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस थरूर की तरह ही खुर्शीद को भी पार्टी लाइन से अलग बोलने के लिए निशाने पर लेगी। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही अलगाववाद की समस्या खत्म हो गई है। खुर्शीद ने यह भी बताया कि इंडोनेशियाई थिंक टैंक और शिक्षाविदों के सदस्यों के साथ बातचीत में ये सारी बातें कही गई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया जाकर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की। वहीं इसे लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की रिपोर्ट से ये संकेत मिलता है कि वहां की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वहीं बात हमने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और अगर इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तो ये संकेत देता है कि वहां के हालात बेहतर हुए हैं। जो सरकार कह रही है उसी बात को हम दोहराना चाहते हैं। वहीं सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद शिवसेना नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद की ओर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की प्रशंसा करने पर शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने यह कहा कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर राहुल गांधी के पाखंड को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 हटाया वो सही फैसला था। राहुल गांधी इसके खिलाफ बोल रहे थे। पार्टी में उनका तालमेल नहीं है। वहीं सीज फायर को लेकर भी कांग्रेस के नेता और खुद राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 21 दिनों में ये 11वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के बारे में दावा किया। प्रधानमंत्री कब बोलेंगे?
लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सीज फायर को लेकर दो टूक जवाब दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान को संघर्ष में भारी नुकसान हुआ था और इसी वजह से उसने सीज फायर की पेशकश की। इसके साथ ही उन्होंने सीज फायर से जुड़े तमाम दावों और अफवाहों को बकवास करार दिया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान खुद उनकी पार्टी लाइन से इतर है। कांग्रेस लगातार सरकार से सीज फायर में ट्रंप के कथित हस्तक्षेप के दावों पर सवाल उठा रही है, लेकिन सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संपर्क नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनाव खत्म करने के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने संपर्क किया था। सलमान खुर्शीद का यह बयान कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए काफी है। देश हित से जुड़े मुद्दों को लेकर भी विपक्ष के लोग जमकर राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। अब पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी घर पर सिंदूर भेजने वाली है, लेकिन बीजेपी ने इस खबर को फर्जी बताया। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के नेता तरह तरह के आरोप बीजेपी और पीएम मोदी पर लगा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्षी दलों के भीतर भी दो फाड़ होते दिख रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के भीतर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग तरह के बयान आ रहे हैं। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार की नीति और रणनीति से बाबत सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने एक अलग ही राह पकड़ ली, पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के विरुद्ध। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने बता दिया कि हर वक्त राजनीति करना भी तय नहीं होता, ठीक नहीं होता। सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करने का समय है, न कि विवाद करने का ये कोई समय है। दर्शकों, संजय सिंह जहां अपनी ही देश के प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर शुरू कर चुके हैं ऑपरेशन वोट बैंक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री जी रैलियों में लफाजी कर रहे हैं, दिन में 4-4 बार कपड़े बदल रहे हैं। उनके पास रैलियों में जाने का समय है, लेकिन अभी तक पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं से मिलने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगना बंद करिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भारत द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई का जवाबी कार्रवाई को सोचा समझा और बिना उकसाने वाला कदम बताया। राघव चड्ढा ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने संयमित और सटीक जवाब दिया। आपको बता दें, सांसद राघव चड्ढा का ये बयान लंदन में आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान आया है, जहां उन्होंने वहां उपस्थित भारतीयों को संबोधित किया। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि भारत अब केवल शांति का संदेश नहीं देता, बल्कि अगर कोई देश दुस्साहस करता है तो भारत अपना दोस्ती का हाथ प्रतिशोध की मुट्ठी में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने जवाब देने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगी, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर सटीक हमला किया। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि भारत ने आम नागरिकों या सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने पाकिस्तान को आतंक का समर्थक बताया। साथ ही कहा कि खून और पानी, झूठ और कर्ज, कूटनीति और धोखा और आतंक और सहनशीलता एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर भारत को उकसाया गया तो जवाब अपवाद नहीं, उपेक्षा होगी। आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक मिसाल बताया। उन्होंने इसे सटीक रणनीति और नैतिकता का शानदार उदाहरण बताया। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं को राघव चड्ढा से कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरह से पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने जोरदार कार्रवाई की है। इस वक्त देश को एकजुट रहने की जरूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत एकजुट है, लेकिन इस वक्त भी संजय सिंह पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। लेकिन संजय सिंह को ये समझना चाहिए कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। राजनीति तो होती रहेगी, चुनाव के वक्त जमकर राजनीति कर लीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी तो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहिए और दुनिया को बताइए कि भारत ने क्या कार्रवाई की है, जैसे राघव चड्ढा ने बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें